बच्चों मेरी स्क्रीन आ रही है आपके पास? हेलो। यस सर। कोई भी बच्चा रिप्लाई नहीं। हेलो। ठीक है बेटा, एक बार बता दिया करो, क्योंकि क्या होता है पूरी क्लास में आवाज आती है, फिर डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है युक्तम ऑनलाइन क्लासेस में। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। आज की जो टॉपिक रहने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर एंड वर्क। इसके अलावा सेल के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है सेल का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही ये पढ़ेंगे कि जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो किस तरीके का होता है। तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा है या इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होता है। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कि आपके पास एक चालक है जिसके दो सिरे हैं, एक सिरे का नाम है ए और दूसरे सिरे का नाम क्या है, बी है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे। सारा मैटर आपके लिए लिखा हुआ है, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी को बहुत इजी वे में यहाँ पे मैंने बनाया है, ताकि आपको अच्छे तरीके से नोट समझ में आए और अच्छे तरीके से आप इसकी स्टडी कर पाए। तो ये ए बी है और यहाँ पे क्या है, इसके बीच में जो धारा फ्लो कर रही है वो कर रही है आई। ठीक है, जो कि ए से बी की ओर है। तो ये मैंने डायरेक्शन यहाँ पे दिखा दी है, बह रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो वोल्टेज होगा ए पर वो बी से ज्यादा होगा। पिछली बार भी मैंने आपको समझाया था, अगर करंट का फ्लो होना है तो इसके लिए जरूरी है कि ए का पोटेंशियल हाई हो और बी का लो हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पे मैंने नाम दिए हैं, एक का नाम वी ए दिया है, दूसरे का नाम वी वी दिया है। तो वी ए की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर होगी, जो कि यहाँ पे लिखी गई है। बहुत सामान्य चीजें हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। अब बिंदु ए पर आवेश की स्थिति क्या है, तो यहाँ पर हम जो आवेश की वैल्यू निकालेंगे, कितनी वैल्यू होगी, तो उसके लिए हम स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। राइट, ये जो डब्ल्यू है ना, ये वर्क डन है। इसी वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। तो इसी से हम अगर डब्ल्यू इज इक्वल्स टू करें तो वी क्यू आता है। तो यहाँ पर जो दो फॉर्मूले लिखे गए हैं ये यहाँ से निकले हैं। कहाँ से निकले, v का जो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यही से हमने वर्क डन निकाला, और वर्क डन क्या निकला, वी क्यू। तो वी क्यू का अर्थ है क्यू इंटू, यानी कि आवेश, और उसके साथ हमने किसका मल्टीपल करना है, विभव का मल्टीपल करना है। तो दोनों पॉइंट पे हमने किसकी स्थिति ऊर्जा निकाल ली है, यहाँ पर भी स्थिति ऊर्जा निकाल ली, यहाँ पे भी स्थिति ऊर्जा निकाल ली है। अब देखिए, जो स्थिति ऊर्जा होगी, जैसे हम पोटेंशियल का डिफरेंस कहते हैं, वैसे हम स्थिति ऊर्जा का भी क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो स्थिति ऊर्जा का डिफरेंस अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, अंतिम जो स्थिति ऊर्जा होगी और जो प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा होगी, उन दोनों को क्या करेंगे, मतलब माइनस कर देंगे। यानी कि जो फाइनल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसमें से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो फिर से देखिए, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, ए है। इस पर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली, राइट, जिसकी वैल्यू क्या निकलेगी, Q इंटू वी। ये सबस्क्रिप्ट में लिखा है, इसमें इसका मतलब इसका क्या है, ये इसका पॉइंट को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे ये V का अर्थ क्या है, ये इसका क्या दिखा रहा है, पोटेंशियल दिखा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे निकालेंगे तो Q इंटू वी, और ये A लिखा जाएगा। A फिर से क्या है, पॉइंट को डिनोट कर रहा है, राइट। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें अभी अभी क्या पता था कि जो वी ए की वैल्यू है वो ग्रेटर है, हमने क्या लिखा था, वी ए इज ग्रेटर देन वी वी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम माइनस कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि, हेलो, कोई बच्चा कुछ कह रहा है, ओके। अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो तभी आप अपना माइक ऑन कीजिए, अदरवाइज डिस्टर्ब होता है। किसी को समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आपको फिर से समझाया जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जो डिफरेंस निकाला, ये नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू किस में है, नेगेटिव में है या कंजर्वेटिव टाइप की है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं ये स्टोर एनर्जी होगी, राइट। और स्टोर एनर्जी को हमेशा नेगेटिव साइन से यहाँ पे दिखाते हैं। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होती है, फिर से देखिए, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हमारे पास आई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन टी, राइट। और यहाँ से हम क्यू इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, आई टी।
तो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे कैपिटल Q लिखा गया है, मैंने बुक के हिसाब से लिखा है, इसीलिए मैं ये तमाम चीजें आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ कि भाई आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो I की वैल्यू I आएगी, लेकिन यहाँ पे टाइम जो आएगा वो डेल्टा T आएगा। तो ये डेल्टा T यहाँ पे यूज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे Q की जगह पे हमने इतनी वैल्यू रख दी, ये फॉर्मूला आपका हो गया, और V का इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीपल, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I डेल्टा T इंटू V, और नेगेटिव साइन है नेगेटिव, तो इसने थोड़ा आगे पीछे लिखा है, और इस वैल्यू को लिखा है लेस देन 0, यानी कि 0 इससे क्या होगा, बड़ा होगा, और ये नेगेटिव में वैल्यू है। अब ये तो पहली बात थी। अभी तक हमने क्या निकाली, स्थितिज ऊर्जा। अब कोई भी सिस्टम होता है हमारे पास, उस सिस्टम में हमेशा दो प्रकार की एनर्जी होती है। ये क्लास 11th में अगर अच्छे से आपने स्टडी करी होगी तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो अभी याद कर लीजिए कि कोई भी सिस्टम है उसमें जो टोटल एनर्जी होती है, जिसको हम जनरली ई से दिखाते हैं, ये दो वैल्यूज होंगी, एक होगी काइनेटिक एनर्जी और प्लस एक होगी पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, सम होता है। अब हमें क्या करना है, जो दूसरी एनर्जी निकालनी है वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो इसका कॉन्सेप्ट कैसे आता है, यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास कोई चालक है, उस चालक के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ठीक है, और एटम्स होते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जाता है, इनसे कॉलिजन करता है, फिर जाता है, फिर कॉलिजन करता है, फिर जाता है, फिर कॉलिजन, इस तरीके से ये क्या करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है या ड्रिफ्ट होता रहता है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने एनर्जी गेन करी, गया और यहाँ पे कोलिजन कर दिया। जब ये कोलिजन करेगा तो ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, इन एटम्स को या इन पॉजिटिव आयंस को दे देगा। तो हर बार ये एनर्जी गेन करेगा और फिर किसको दे देगा, इनको। इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होने लग जाता है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और वो बिना किसी टक्कर के, यानी कि कोलिजन नहीं हुआ है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया और सीधे आगे निकल गया है, राइट, तो उस टाइम पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो सीधे किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अदरवाइज जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, इनको हीट देने में जाएगी, ये भी ध्यान रखना। अगर वो कोलिजन करेगा तो कोलिजन में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि उसमें क्या था, गति थी, वो गति के कारण एनर्जी थी, और वो एनर्जी किसको दे देता है, वो पॉजिटिव आयंस को देता है। और इसीलिए क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर है, वो कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। अगर आपको बहुत इजी एग्जांपल दूं तो आप मोबाइल फोन यूज करते होंगे, अगर आप उसको थोड़ा देर तेज धूप में यूज कर लो या ज्यादा देर यूज कर लो या चार्जिंग पे लगा दो, तो आप देखेंगे वो गर्म हो जाता है। इसी तरीके से जो वायर होते हैं, उन वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो वो भी क्या हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं। क्यों हीट अप होते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन लगातार कॉलिजन कर रहे होते हैं, किसके साथ, इन आयंस के साथ या इन पॉजिटिव आयन और एटम के साथ, तो वो अपनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनको दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी कॉलिजन नहीं हो रहे हैं और वो फ्री चल रहा है, तो उस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी के ठीक बराबर होगी। और यहाँ पे फिर से क्या लगा दिया हमने, नेगेटिव साइन लगा दिया, यानी कि ठीक उसके अपोजिट होगी, या ये कह सकते हैं कि दोनों का सम जो होगा वो 0 होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है डेल्टा के से हम जिसको लिख रहे हैं, वो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे माइनस, फिर से क्या है, माइनस और आई वी डेल्टा टी। थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे हमने जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखी है वो नेगेटिव लिखी है। ऑलरेडी इसमें क्या है, नेगेटिव है, किसमें, जो पोटेंशियल एनर्जी है। तो नेगेटिव नेगेटिव का क्या हो गया, पॉजिटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया। और इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आई वो आई वी डेल्टा टी आई। सो ये काइनेटिक एनर्जी की क्या हो गई, वैल्यू हो गई, राइट। तो ये सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो इक्वेशन नंबर है वो आपकी बुक की ही पड़े हैं, ताकि अगर आप इन नोट्स को, मैं फिर से ग्रुप में इसको सेंड करूंगा, पिछली बार भी मैंने ग्रुप में भेजा था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन नंबर है वो वहाँ आपकी जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसी की मैंने यहाँ पे क्या किया है, लिखी हुई है, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी किया गया है। लेकिन वास्तविक चालक में आवेशों यानी आयंस तथा परमाणुओं से टकराते हैं, टक्कर के कारण आवेशों की ऊर्जा परमाणु को मिल जाती है और परमाणु ज्यादा तेजी से कंपन, उनमें वाइब्रेशन होते हैं, वैसे भी वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन ये एनर्जी पाके वो और वाइब्रेट होने करने लगते हैं। इससे चालक गर्म होता है, इसलिए समांतराल डेल्टा टी में चालक में जितनी ऊर्जा होगी वो उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, यानी कि अब हम जो ये काइनेटिक एनर्जी है इसको हम क्या कहेंगे, डेल्टा डब्ल्यू कहेंगे, और इसको कहेंगे आई वी डेल्टा टी। फिर से देखिए, थोड़ा देर पहले भी मैंने लिखा था कि जो वर्क डन होता है उसी को हम एनर्जी कह सकते हैं, उसको कभी हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, कभी हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। और
जो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है वो भी यही कहता है कि वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमने जो काइनेटिक एनर्जी थी उसको क्या लिख लिया है, उसको हमने लिख लिया है उष्मा के रूप में, यानी कि वर्क के रूप में। तो ये W से हम दिखा रहे हैं आई वी डेल्टा टी, राइट। अब हमें क्या निकालना है, पावर निकालने। तो पावर इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन टी। तो W की वैल्यू क्या है, आई वी डेल्टा टी, और यहाँ पे टी का मतलब डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। तो P इज इक्वल्स टू क्या आया हमारे पास, वी आई आया। तो ये फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल्स टू वी आई, या आई वी लिखा हुआ, यानी कि पोटेंशियल इंटू इलेक्ट्रिक करंट, जो कि उस सर्किट में क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो ये जो छोटे छोटे कैलकुलेशन आ रहे हैं वो मैं सारे आपको समझा रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए जो आपको याद रखने हैं। एक तो आया W का, या इसको मैं हीट लिख देता हूँ, राइट। वो क्या आया, वो आया इस तरीके से लिखिए वी आई टी, डेल्टा टी भी लिख सकते हैं और टी भी लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं वी आई टी, राइट। और दूसरा आया पावर का, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होता है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है वी आई, राइट। तो ये इसको हम अभी और फॉर्म में भी क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास दो फॉर्मूले आ गए जिनको आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करने होंगे ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तैयारी कर पाए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले को अलग अलग फॉर्म में आपको बताता हूँ। देखो पहला फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल्स टू, इसको वी आई टी से आप अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। आपने ओम का नियम पढ़ा है जिसमें V इक्वल्स टू क्या था, आई आर था। तो जहां पर V की वैल्यू है वहां पे आई आर रख दीजिए। तो देखो क्या होगा फॉर्मूला, W इज इक्वल्स टू V की जगह पे आई आर, आई टी। कभी भी हो आपको अगर अच्छे तरीके से चीजें सीखनी है ना, तो जो काम कर रहे हो उसको करके देखो, रटने की कोशिश मत करो कि बुक में ऐसा लिखा हुआ है या सर ने इस तरीके से बताया तो हम भी इसी तरीके से याद करें। मैंने क्या कहा, वी की जगह पे आई आर रखना, तो रख के देखो। आई आर रखा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में भी रख दिया। अब देखो आई आई तो क्या हो गया, आई स्क्वायर, और आर टी तो अपना आप ही फॉर्मूला बन गया, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, या मैं बार बार कह रहा हूँ उसको हीट कह लीजिए, एच कह सकते हैं, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो आई दोनों फॉर्मूलों में आ गया। हम चाहते हैं कि आई को एक बार रिमूव करते हैं, वी अपॉन आर लिखते हैं किसकी जगह पे, आई की जगह पे। तो इसी फॉर्मूले में रख दीजिए एच इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, आई की जगह पे मैं रखता हूँ वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से आई की जगह पे क्या रखना, वी अपॉन आर, और फिर उसका होल स्क्वायर करना, तो वो हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर और टी। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे एच का फॉर्मूला आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर टी। एक फॉर्मूला ये भी आ गया। इस तरीके से तीन फॉर्मूले आ गए हीट के, एक आया वी आई टी, दूसरा आया आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा आया वी स्क्वायर अपॉन आर और टी। ये तीन फॉर्मूले आ गए, क्लियर है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पावर के भी फॉर्मूले निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं आपको पावर के बता, पावर इज इक्वल टू क्या था, वी आई था। फिर से हम v की वैल्यू रखेंगे तो आई आर इंटू आई, तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। ये पावर का एक फॉर्मूला आ गया। फिर से हम आई की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको, v अपॉन आर को, यहाँ पे मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, इसका स्क्वायर हो गया अपॉन आर आ गया। तो p इक्वल्स टू क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर, आर आर से आर कैंसिल, इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर। तो इस तरीके से p के भी हमें तीन फॉर्मूले मिल गए। पहला मिला p इक्वल्स टू वी आई, दूसरा मिला आई स्क्वायर आर, और तीसरा मिला v स्क्वायर अपॉन आर। बहुत इजी है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, खुद करके खुद ट्राई करना पड़ता है कि भाई किस तरीके से किया जाता है। अगर आप कॉपी करेंगे और केवल कोशिश करेंगे कि यार रट्टा मार के याद कर लें, तो तब समस्या होगी, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी आपको। अदरवाइज बहुत इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आगे वही एक्सप्लेन किया है जो मैं थोड़ा देर पहले आपको समझा रहा था, कि आप ओम के नियम से ये वैल्यू रखेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि जो ये पावर है जिसको कि हम शक्ति हानि कह रहे हैं, ओमिक लॉस भी इसको कहते हैं। ओमिक लॉस का मतलब ये हुआ कि जो सर्किट होता है उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस लगा होता है, उस रेजिस्टेंस में जो हीटिंग हो जाती है, वो हीटिंग क्या है हमारे लिए, लॉस है। अगर वो हीटिंग ना होती तो जो पावर इस सेल से हमें मिल रही है, सेल है, इस सेल से जो पावर मिल रही होती वो पूरी की पूरी हम क्या करते, यूज करते। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि आप कहेंगे ये हीट हमारे लिए फायदेमंद है या इससे नुकसान होता है। तो दोनों चीजें हैं। जब हमें हीटिंग वाली वैल्यूज यूज करनी है, मान लीजिए आपने हीटर चलाना है या आपके पास प्रेस है, जो भी जिनमें भी आप हीट वाला एडवांटेज लेते हैं या हीट वाली प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, उनमें आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा, राइट। किसका,
रेजिस्टेंस का जब वो गर्म होगा। और जहां आप चाहते हैं कि भाई आपका जो सर्किट है उसमें हीटिंग ना हो, कम से कम हीटिंग हो, कूल रहे और बहुत अच्छे तरीके से आपकी डिवाइस काम करे, तो वहां पे ये फिर क्या है, नुकसानदेह है। राइट। ये ऐसे ही है जैसे क्लास 11th में आपने फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के बारे में पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं नेसेसरी एविल। तो उसी तरीके की वैल्यू ये भी है। ओके। तो जो प्रतिरोध आर वाले इसमें आप पढ़ लीजिएगा इसको, ये पूरी चीजें मैंने यहाँ पे आपको समझाई हैं, और ये नोट्स में बार बार कह रहा हूँ कि आपके साथ क्या करूंगा, शेयर भी करूंगा। ठीक है, सेल के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। इसके अलावा यह शक्ति कहाँ से मिलती है, तो धारा को स्थिर बनाए रखने के लिए एक बाहरी स्रोत की आवश्यकता होती है, एक साधारण परिपथ जिसको हम सेल के साथ में, यही स्रोत रासायनिक ऊर्जा देता है। तो अगर आप सेल की बात करें तो जो नॉर्मल सेल होता है, जिसको हम ड्राई सेल भी कहते हैं, अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, लेक्लांचे सेल होता है, फिर प्राइमरी सेल होता है, सेकेंडरी सेल होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया जा रहा है। तो जो सेल है वो क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी होती है उस केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है या उसको चेंज करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरीके से ये हमें लगातार वहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी होती रहती है, और जो ड्राई सेल होता है उसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बन के रहता है, जितनी भी उसकी एक्सपायरी होती है, जितने दिन उसमें चार्जेस रहेंगे, वो हमें क्या देता है, कंटिन्यू एक इलेक्ट्रिक करंट देता है, या वो क्या देता है हमें, पोटेंशियल देता है। आप उसे इसी तरीके से मान लीजिए कि आपके पास एक टैंक है वाटर का, राइट। उसमें जब तक पानी भरा रहेगा, धीरे 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 वो खाली होता रहेगा, जिस दिन पूरा खाली हो जाएगा उस दिन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। राइट। तो इसी तरीके से उसके अंदर चार्ज रहते हैं, और जब तक वो चार्ज रहेंगे आपको करंट मिलता रहेगा, जिस दिन वो चार्ज खत्म हो जाएंगे उस दिन आपको करंट नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप चीजों को इजी तरीके से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ओके। शक्ति संचरण या पावर ट्रांसमिशन में अनुप्रयोग, ये वाला जो क्वेश्चन है, जब हम लोग आगे जाके अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, लगभग 7वां चैप्टर हमारे पास है, जहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसका बहुत बढ़िया यूज करना है। इसको मैं यहाँ पे जो लिखा है उसको बाद में सिखाता हूँ, लेकिन पहले आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये टॉपिक बताना क्या चाहता है, आपको इस टॉपिक का क्या मीनिंग समझना है। मान लीजिए आपके पास ये एक पावर स्टेशन है, राइट, जहाँ पे कि इस तरीके से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे टावर लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के, और यहाँ से क्या खींचे हुए हैं, इस तरीके से वायर खींचे हुए हैं। आपने देखी भी होगी, आपके अगल बगल बहुत सारी लाइन होती है, और उसके बाद ये लाइन यहाँ आके दूसरे टावर पे लग के, और फिर यहाँ ये आपके जो आपका होम टाउन होगा या आपका जो गांव होगा, जहां भी होगी, वहां सप्लाई दी जाती है। अब जो पावर स्टेशन होता है, उस पावर स्टेशन से और आपके टाउन की या आपके गांव की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, हज़ारों किलोमीटर भी हो सकती है, या कुछ 100 किलोमीटर हो सकती है, लेकिन बहुत लंबी डिस्टेंस है। अब देखो, आप कहेंगे कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमें समझना है? फिजिक्स जब आपको पढ़ाई जा रही है, तो फिजिक्स ये मान के चल रहा है कि आगे जाके आप एक ऐसे स्टूडेंट बनने वाले, एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, फिजिक्स के क्षेत्र में कुछ बेहतर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो उसके लिए भाई आपको समझनी पड़ेगी चीजें। तो आपको कैसे समझ में आएगा? आपने पढ़ा है कि जो आर की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, वो एल के डार्कली प्रोपोर्शनल है, यानी कि वायर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। और अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने कहा पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। इसी पर अगर हम बात करें, ठीक है, ये पावर कंजप्शन है, या इसको हमने लॉस भी कहा था, कि ये क्या कर रहा है, जो एनर्जी है हमारी उसको लॉस कर रहा है, उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो रही है। ठीक है। तो आई स्क्वायर आर, आर पे अगर आप फोकस करें तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, पावर कंजप्शन उतना ही ज्यादा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ, कि जो वायर है वो वायर ही सारी की सारी जो है एनर्जी क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे, और हो सकता है हमारे घरों तक एनर्जी ना पहुंचे। तो फिर भाई, ये जो ट्रांसमिशन है, या इतनी लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचाएंगे? तो उस इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस किया गया है। वो ये है कि जो पावर होती है, पावर पीसी का मतलब है कि कंडक्शन वाली पावर लिखी गई है, वो पी स्क्वायर आर सी अपॉन वी स्क्वायर। इस पे ध्यान दीजिए, यानी कि पीसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। वी है वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज? जो पावर स्टेशन था, उस पावर स्टेशन से जो वोल्टेज वायर में दिया गया, उस वोल्टेज की बात हो रही है। और वो पीसी, पीसी का अर्थ हुआ पावर कंजप्शन इन वायर, वो क्या है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है?
फिर से देखिए, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आप रटे नहीं, आप सीखने की तरफ जाएं। ये जो अभी देखो, इसका रिलेशन कैसा था? डायरेक्ट रिलेशन था। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब था रेजिस्टेंस बढ़ेगा, पावर बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगा, पावर घटेगी। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि पीसी घटेगा यदि वी बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतनी ही किसकी वैल्यू कम होगी? पावर कंजप्शन। और वो भी स्क्वायर में है, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर हमने एक है तो 1 टाइम कम करेगा, लेकिन जैसे ही 2 होगा तो 4 टाइम कम करेगा, 3 होगा तो 9 टाइम कम करेगा, ऐसे ही 4 होगा तो 16 टाइम कम करेगा। स्क्वायर में है वैल्यू। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां से हमें क्या करना पड़ेगा? हाई वोल्टेज देना पड़ेगा। इसीलिए जब कभी आपको न्यूज में या किस तरीके, अगर 12th के स्टूडेंट हैं, आपको ध्यान देना चाहिए इन चीजों पे। अगर आप ध्यान देते होंगे तो लिखा रहता है 33 kV। के का मतलब होता है किलो, राइट? और वी का मतलब क्या हो गया? वोल्ट, राइट? तो किलो वोल्ट यानी कि 33,000, कितना कह रहा हूं मैं? 33,000 वोल्ट का करंट होता है इनवायर में। तो कभी इनवायर के नीचे से अगर आप गुजरेंगे तो बहुत बड़ा सा, तो मतलब आपको एक साउंड भी उनके नीचे से सुनाई देगा, आवाज आती है। और ये इतना ज्यादा वोल्टेज है कि जो अगर कभी किसी पे लग जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गया, कुछ पता भी नहीं चलेगा, इतना भयंकर वोल्टेज ये होता है, राइट? और क्यों देते हैं इतना ज्यादा वोल्टेज, तो आपको समझ में आ गया होगा। ताकि हम चाहते हैं कि जो पावर कंजप्शन है वायर में वो कम से कम, राइट? तो ये कॉज है और इसको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और आगे जाके जब अल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ेंगे तो उस पे भी इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, राइट? यहाँ पे आप पढ़िए, ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के दिखाई गया। निश्चित शक्ति पी के लिए केबल्स में, यानी कि जो वायर है में व्यर्थ होने वाली शक्ति पीसी विभवांतर वी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब व्युत्क्रमानुपाती होती है तो उसको आपको समझना है। यहाँ तो ऐसे लिखा जाएगा नोट्स में, लेकिन आपको अपने दिमाग में रखना है कि भाई व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वी बढ़ेगा तो पीसी कम होगा। पावर स्टेशन से घरों तक जाने वाली केबल्स बहुत लंबी होती है, इसलिए उनका प्रतिरोध काफी अधिक होता है। पीसी को कम करने के लिए ये मैंने सारा चीजें आपको बता दी है, राइट? अब दूसरा मैं थोड़ा सा एक नॉलेज के लिए आपको ये बता दूं। आप कहें कि ठीक है भाई, हमारे वहां से वोल्टेज बढ़ा दिया, हमारे जो घर के नजदीक है वहां तक इतना वोल्टेज आ गया। और अगर हमारे घर में अगर इतनी वोल्टेज का करंट आ जाए, कितना कहा मैंने? 33 kV, राइट? कहीं कहीं 11 kV होता, कहीं कहीं 22 kV होता है। ये लगभग 11 के ही पावर में होता है। और हमारे घरों में आता है 220 वोल्ट आता है, या कुछ कुछ 250 वोल्ट लिखा होगा। आजकल मैं देख रहा हूँ 230 वोल्ट भी लिखा रहता है। तो मान के चलिए कि 200 से लेकर 250 वोल्ट के बीच में आ रहा है। अब ये कम वोल्टेज इसलिए देते हैं कि अब हमारे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं वो बहुत बढ़िया बन गए हैं। उनका जो वोल्टेज होता है वो कम वोल्ट पे क्या हो जाता है? ऑपरेट हो जाते हैं। क्लियर है? तो अब आप देखिए कहाँ हम बात कर रहे थे, 33 kV या 11 kV भी मान लीजिए, तो लगभग 11,000 वोल्ट का है और हमें 220 या 230 इतना वोल्ट चाहिए। तो क्या करते होंगे हम? तो हमारे पास आगे जाके हम पढ़ेंगे, मैं केवल अभी आपको बता दे रहा हूँ। 2 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप, स्टेप अप का मतलब बढ़ाने वाला। और जो घरों के नजदीक भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, इसका नाम होता है स्टेप डाउन, राइट? वो क्या करता है? इस वोल्टेज को नीचे कर देता है, बहुत नीचे कर देता है। यानी कि अगर 11 kV का आ रहा है तो वो इसको कर देगा 220 वोल्ट कर देगा, राइट? तो इस तरीके से हमारे घरों में जो करंट आता है या वोल्टेज आता है वो बहुत सुरक्षित होता है। लेकिन कभी क्या होता है कि भाई लाइन में कोई गड़बड़ी आ गई, कुछ आ गया और आ गया 440 का वोल्टेज, राइट? जिसको हम 440 वोल्ट का कहते हैं, कई गानों में भी इसको यूज किया गया है। तो ये वाला तो आपके जितनी भी मशीनरीज होंगी, टीवी होगा या फ्रिज होगा, कूलर होगा या अन्य जितनी भी चीजें लगी हैं, बल्ब, वो तो फटाफट, कई बार हमारे सामने भी घटनाएं हुई है कि कभी इस तरीके की गड़बड़ी हो गई कि ट्रांसफार्मर जो है फेल हो गया और डायरेक्ट 440 का वोल्ट हमारे घरों तक आ गया। तो जो बल्ब है वो चटक चटक ऐसे टूटते हैं और टीवियां सीधे जलती हैं। तो इस तरीके से ये खतरनाक होता है। तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम क्या करते हैं? कम करते हैं। बाद में जाके इस पे भी आप बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। तो आपको ये भी थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि हाँ, हमने कहीं पहले इसको पढ़ा है। ओके, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं हम जिसके बारे में थोड़ा देर पहले बात हो रही थी, इसीलिए मैंने वहां पे ज्यादा डिस्कस नहीं किया। सेल
ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध, 3 टॉपिक पे हम ध्यान देंगे। पहला वर्ड होगा सेल क्या होता है, थोड़ा मैंने बता दिया था कि सेल एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है या ऐसी युक्ति है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, केमिकल एनर्जी को चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा जो वर्ड होगा वो ईएमएफ होगा, ईएमएफ की फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा वर्ड होगा आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर आपको प्रतिरोध समझ में आ गया ना, तो ये आंतरिक वर्ड से घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यार आंतरिक आ गया तो मैं क्या लिखूं क्या कहूं। आंतरिक का मतलब केवल आंतरिक होगा, प्रतिरोध प्रतिरोधी हुआ, राइट। तो सबसे पहले सेल क्या होता है, तो सेल यहाँ पे अगर हम जनरली वैसे देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो जनरली मेटल रॉड होती हैं। अगर आपने ड्राई सेल देखा होगा तो उसमें जिंक की प्लेट आगे की तरफ भी लगी होती है और एक पूरा कवर लगा होता है पीछे की तरफ, तो वहां नेगेटिव होता है और आगे की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ें या कभी हो सकता है आपको प्रैक्टिकल करवाया जाए, किसी विद्यालय में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, तो इस तरीके से 2 रॉड हम डालेंगे और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, राइट। इसमें जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिव कहते हैं और जिसमें नेगेटिव होता है नेगेटिव कहते हैं। तो जो पॉजिटिव होता है इसको एनोड बोला जाता है और नेगेटिव वाले को कैथोड बोला जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में एक एक करके चीजें मैं आपको समझाऊं क्या क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट में लगातार करंट बनाए रखने के लिए सेल की आवश्यकता होती है। और मैंने कहा अगर आपसे कोई पूछे कि सेल क्या है तो आप क्या कहेंगे, ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्या है, डिवाइस है या विद्युत उपकरण है जो कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है तथा किसी परिपथ में लगातार क्या देता है, इलेक्ट्रिक करंट देता है। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। इस तरीके की चीज इसमें लिखी गई, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, दोनों इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इनके बीच में होता है और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन इस साइड आ जाते हैं, नेगेटिव आयन इस साइड आ जाते हैं। तो ये था इसके बारे में। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है। जब इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोलाइट में डाले जाते हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास सॉल्यूशन का पॉजिटिव पार्ट बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, ये दिखा भी रखे यहाँ पे पॉजिटिव आयन होंगे। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड कह रहे हैं उसके सामने नेगेटिव सॉल्यूशन का मतलब है कि वहां पे नेगेटिव आयंस आ जाते हैं। इस कारण अब क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा उसका पोटेंशियल हाई हो जाएगा और जो नेगेटिव होगा उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, लो रहेगा, राइट। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर दें, यहाँ से एक वायर हम ले लें इस तरीके से और वायर कनेक्ट कर दें, तो हमें पता है जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव वाला सिस्टम जहां भी आता है वहां पर करंट फ्लो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पे भी यही होगा, करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो जब भी आप किसी सेल को जोड़ते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होता है, करंट फ्लो करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखनी है, सेल में जो आउटर सर्किट होता है, आउटर पार्ट में, तो ज्यादा मोटा हो रहा है, इसको बदल के दूसरा ही कलर कर दे, ठीक है। तो जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट में तो करंट फ्लो करता है कहां से कहां, आउटर पार्ट में करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, राइट। लेकिन जो कौन सा वाला पार्ट होता है, जो होता है आपका इनर पार्ट, यानी कि यहाँ से यहाँ, इसमें नेगेटिव से कहाँ जाता है, पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ध्यान रखना, सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट की वैल्यू होती है। अगला वर्ड है जिसका नाम है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि फोर्स वर्ड आया है तो फोर्स से मतलब ये लगता है कि यार कहीं पे फोर्स की बात हो रही होगी। तो ये फोर्स नहीं है, पहला वर्ड तो यही समझना है कि ये फोर्स नहीं है। ये इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है ये एनर्जी है। क्या चीज है, एनर्जी। ओके, क्या चीज है ये एनर्जी है, राइट। अब एनर्जी है तो एनर्जी कैसे इसको बोल रहे हैं या क्या चीज है। तो जो सेल होता है, जैसे यहाँ पे भी मैंने दिखाया था, इसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इन इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सिंपल अगर इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है तो आप कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रोडों के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं वैद्युत वाहक बल, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया वैद्युत मैंने, वाहक बल। अब वैद्युत वाहक बल का मतलब क्या, वैद्युत का मतलब होता है बच्चा यहाँ पे चार्ज से मतलब है, राइट। वाहक, वाहक का मतलब हो गया कैरियर, ले जाने वाला, जैसे ट्रक होता है, गाड़ियां होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चीज को ले जाता है। और बल यहाँ पे जो यूज किया गया है, बल से मतलब ये नहीं है कि बल है ये, यहाँ पे इसका केवल अर्थ यही है कि ये
ले जाने वाला क्या है, एक एनर्जी है, राइट। तो इसकी एक परिभाषा मैंने जो सिंपल आपको बताई उसमें क्या कहा कि जो टर्मिनल होते हैं, टर्मिनलों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि जो विभवांतर होता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं या वैद्युत वाहक बल कहते हैं। एक और परिभाषा हम इसकी बना सकते हैं, वो ये कहते हैं कि मान लीजिए ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, इनको हमने एक सर्किट में इस तरीके से क्या किया, कनेक्ट किया, तो हम कहते हैं सेल सहित, ये पूरा पार्ट सेल का हो गया, सेल सहित एकांक आवेश को, किसको ले जा रहे हैं हम, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में घुमाने के लिए कह सकते हैं, ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो बहुत सारे डेफिनेशन रटने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक और अच्छी बात आपको बता दूं कि अभी के टाइम पे अब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा डेफिनेशंस और ये नहीं पूछी जा रही है। अब का जो पेपर बन रहा है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड बन रहा है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, साथ में दिमाग वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से ईएमएफ को हम इप्सिलॉन नॉट से दिखाते हैं, कुछ कुछ बुक में ई से भी दिखा देते हैं, तो ऐसे रटने की आवश्यकता नहीं है कि इसी से दिखाया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, उसको हम क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। ईएमएफ का अर्थ ये है, मैं एक और चीज आपको बताऊं, ईएमएफ का अर्थ क्या हुआ। ईएमएफ का अर्थ ये, मान लीजिए कि सेल, मैंने कहा ना सेल की तुलना कीजिए आपके घर में रखा हुआ पानी का कोई बर्तन, उसमें जब तक पानी भरा हुआ है, फुल जैसे टैंक है वाटर का, फुल भरा हुआ है, तो वो ईएमएफ भरा हुआ है उसके अंदर, राइट, पूरा का पूरा। इस तरीके से तो सेल में भी वही होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसका क्या हो गया, ईएमएफ हो गया या वैद्युत वाहक बल हो गया। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और करंट किस डायरेक्शन में जाएगा इसके बारे में मैंने बात कर दी थी। पॉजिटिव से कहाँ जाएगा, नेगेटिव की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा। छोटी छोटी बातें भी इस पूरे जो नोट्स बनाए गए हैं उसमें आपको मिलने वाली है, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। जितनी चीजें आपके काम की हैं वो सब यहाँ मिलेंगी। अब यहाँ पे देखिए, जब कोई करंट नहीं बहता है, आपके पास कोई सर्किट है और वो ओपन सर्किट है। ओपन का मतलब होता है कि कोई सेल है, उस सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आपस में क्या नहीं है, कनेक्ट नहीं है, यानी कि उनके बीच में हमने कोई भी वायर इस तरीके से कनेक्ट नहीं की है, तो उसे कहा जाता है ओपन सर्किट। जब ओपन सर्किट रहता है तो उस टाइम हम ये मान के चलते हैं कि उनके बीच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, अनंत है या इन्फिनेटिव है, राइट। तो उस टाइम पे जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्लियर हो गया। तो उस टाइम पे क्या होता है, दो चीजें हैं आपके पास, एक वर्ड और आ गया है यहाँ पे, एक्सप्लेन नहीं किया गया उसको, वो आया है टर्मिनल पोटेंशियल, राइट। क्या आया, टर्मिनल पोटेंशियल। जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, टर्मिनल पोटेंशियल का अर्थ होता है कि अगर आपके पास, यहाँ पे मैं बताऊं, ये परिपथ है, जैसे ये परिपथ आपका बंद है, जो ये सर्किट है वो क्लोज है, तो क्लोज सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसके इलेक्ट्रोड्स के बीच का, सर्किट क्लोज होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, राइट, बंद सर्किट होना चाहिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। क्या कहते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल। ठीक है, इसे हम V से दिखाते हैं और V इक्वल्स टू होता है फिर EMF माइनस IR। अभी इस पे डिस्कस करेंगे, पहले आपको अभी E समझ में आया, इप्सिलॉन समझ में आया है, अभी मैंने आपको क्या समझाया है, टर्मिनल पोटेंशियल समझाया। टर्मिनल का मतलब ये हो गया कि जो पोटेंशियल यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो रहा है, यूज हो रहा है इसके टर्मिनल के बीच में, तो इसमें एक्सटर्नल सर्किट भी आपका यूज हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि अगर आई की वैल्यू जीरो है, यानी ओपन सर्किट है, तो ओपन सर्किट अगर है तो उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं होगा, उसका जो वैल्यू है उसमें सर्किट में फ्लो ही नहीं कर रही है, क्योंकि कुछ लगा ही नहीं है, रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो उस टाइम पे जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा, या वोल्टेज भी इसको लिख देते हैं, कंफ्यूज मत करना मैं, क्योंकि बार बार टर्मिनल पोटेंशियल कह रहा हूँ तो बच्चे सोच सकते हैं यार पोटेंशियल क्यों कह रहे हैं, तो वोल्टेज भी उसी को कहते हैं, पोटेंशियल भी उसी को कहते हैं। तो वो V इक्वल्स टू इप्सिलॉन के बराबर होगा, यानी कि ये कंडीशन पूछी जाएगी। यहाँ पे मैं आपका एक नंबर का क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, या जो असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन होता है उसमें अक्सर पूछा जाता है कि कोई परिपथ है वो खुला है, उसमें कोई धारा नहीं बह रही है, तो उस समय पर टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ में क्या संबंध होता है। तो उनमें जो संबंध होता है वो एक दूसरे के बराबर का होता है, इक्वल टू का संबंध होता है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। या ये दूसरे तरीके से भी पूछता है कि कब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो कब होते हैं, जब सर्किट ओपन होता है, क्लोज सर्किट में ये बराबर नहीं होते हैं। क्लियर है। अब हम पहले पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसके बाद में फिर एक और फॉर्मूला आपको बताऊंगा, V का फॉर्मूला बताऊंगा, राइट। मैंने कहा आप
फोकस कीजिए रेजिस्टेंस पे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस का अर्थ होता है रुकावट, ठीक है। जैसे अगर हमने नॉर्मल अभी तक जो रेजिस्टेंस पढ़ा है, मैंने कहा कि जब किसी सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उस करंट के जो रास्ता है, उस करंट का जो उसका मार्ग है, उसके मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेल है, उस सेल के जो करंट उससे फ्लो कर रहा है उसके मार्ग में भी कुछ रुकावट आ रही है, और वो रुकावट कौन उत्पन्न करता है, वो करता है उसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, जो उसके बीच में सॉल्यूशन भरा गया है जिसमें कि उसके इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ये सूक्ष्म रुकावट उत्पन्न करता है, इसको कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो कोई आपसे पूछे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आप कहेंगे सेल द्वारा सेल के इलेक्ट्रोलाइट द्वारा या वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा के मार्ग में या वैद्युत धारा के मार्ग में लगाई जाने वाली रुकावट को क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है, इलेक्ट्रोलाइट करंट के रास्ते में थोड़ी रुकावट पैदा करता है, इसी रुकावट को इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसे स्मॉल आर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब सारी चीज यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब मैं आपको फिर से टर्मिनल पोटेंशियल समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सर्किट बनाऊंगा। यहाँ पे ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। एक सेल को इस तरीके से दिखाते हैं बच्चा, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, और अच्छे तरीके से आपको दिखाना है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाना है, तो आप नेगेटिव की तरफ इस तरीके से दिखाइए। ये है आर, स्मॉल आर वाला, और अब इसको हम कहाँ जोड़ रहे हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ रहे हैं, और यहाँ पे की लगा रहे हैं। इस तरीके से एक सिंपल सर्किट मैंने बना दिया है, ये आर। क्लियर है। इसमें करंट फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करेगा, और फिर यहाँ नेगेटिव से कहाँ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा सेल। ठीक है। यहां से लेकर और यहां तक जो ये सेल, अब हम यहाँ नहीं मानेंगे। कोई बोलेगा ये नेगेटिव तो आपने यहाँ दिखा रखा है, तो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिखाया, तो आप चाहे तो नेगेटिव यहाँ दिखा दे। भाई सेल जब क्लोज हो जाएगा तो उसके पीछे, सेल का फिगर देखा है ना हमने, यहाँ पे ये नेगेटिव होता है और यहाँ एक टोपी टाइप की लगी तो ये पॉजिटिव होता है। क्लियर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला तो हो गया टर्मिनल, यानी कि वी की बात हो रही है, और वी में क्या इंक्लूड हुआ, ये एक्सटर्नल आर वी यूज हुआ। ठीक है। और वी के अगर मैं वैसे कहूँ तो वी इक्वल्स टू आई आर होना चाहिए। अगर करंट इससे आई फ्लो कर रहा है तो हमने ओम का नियम पढ़ा है कि वी इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर। तो एक तो वी की वैल्यू ये हो गई। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं, इस सेल में कितनी एनर्जी है या कितनी इसकी वैल्यू है पोटेंशियल की, वो है ईएमएफ, राइट, जिसको हम इप्सिलॉन कह रहे हैं। और थोड़ा सा रुकावट किसने डाली, इसमें आर ने डाली। तो आर में जो करंट फ्लो किया होगा, अगर इसी फॉर्मूले का मैं यूज करूं, ये स्मॉल वाले आर की बात हो रही, तो उसमें कितना करंट फ्लो होगा, आई आर। ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा हूं कि जो करंट फ्लो किया वो आई किया, पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि आई करंट फ्लो कर रहा है तो आई करंट ही फ्लो कर रहा है, तो इसमें भी आई करंट गया होगा। यहाँ पे तो वैल्यू हुई आई आर कैपिटल वाला, यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, आई स्मॉल आर, राइट, आई स्मॉल आर। तो ये वैल्यू क्या कर रही है, रुकावट उत्पन्न कर रही है, यानी कि जो वोल्टेज था उसको ये क्या करेगा, ड्रॉप आउट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं V की वैल्यू की बात करूं तो इप्सिलॉन में से हमें आई आर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है, या उसके अगेंस्ट में वैल्यू है। या ये भी कह सकते हैं कि इतनी वैल्यू एक्सटर्नल सर्किट में यूज नहीं हो रही है, बल्कि इतनी वैल्यू किसके द्वारा यूज हो रही है, सेल के द्वारा स्वयं ही यूज हो रही है, बाहर यूज नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो ये V का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है, V इक्वल्स टू आई आर। सारे टर्म्स मैंने बता दिए। एक्सटर्नल सर्किट में आपको वैल्यू बता दी है, V इक्वल्स टू क्या होती है, आई आर होती है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे, V इक्वल्स टू भी है, V इक्वल्स टू ये है। इन दोनों इक्वेशन को कैसे यूज करेंगे, यहाँ देखिए। V इक्वल्स टू एक फॉर्मूला क्या बताया, इप्सिलॉन नॉट आई आर, ये बताया मैंने। दूसरा V इक्वल्स टू आई आर बताया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आई आर इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट आई आर। ठीक है। आपकी चाहे आप आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको इधर ले आइए, इस वाली वैल्यू को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, आई आर प्लस आई आर इक्वल्स टू इप्सिलॉन। फिर आई को कॉमन ले लीजिए, आई कॉमन लिया तो आर प्लस आर हो गया, इक्वल्स टू इप्सिलॉन आ गया, और फिर आई इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन अपॉन आर प्लस आर। तो एक तरीका तो ये है जो इक्वेशन के थ्रू हमने पढ़ा। और अगर इससे भी सिंपल आपको तरीका समझना है, तो भाई बनाइए इसका सर्किट। ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और ये किसमें है, सीरीज में है। ठीक है। सीरीज का मतलब एक ही रास्ता चल रहा है इनका। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है वो आर प्लस आर हो गया। करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई कर रहा है। और जो इस सर्किट में
वोल्टेज है वो इप्सिलॉन है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओम का नियम अगर हम लगाएंगे तो I इज इक्वल हो जाएगा इप्सिलॉन नॉट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। तो ये भी आप निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया है। तो दो दो तीन तीन तरीके हैं और भी इसके मेथड हो सकते हैं। जितनी आप पढ़ाई करोगे उतने ही तरीके आप सीखते चले जाओगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन है जो जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी है। यहाँ पे देख लीजिए, यदि बाहरी रेजिस्टेंस R की वैल्यू 0 हो तो सेल उस टाइम पे अधिकतम करंट देगा। ऐसी कंडीशन प्रैक्टिकली मिल नहीं सकती है क्योंकि रेजिस्टेंस तो होता ही होता है। इसके अलावा ईएमएफ के बारे में, यह बिना करंट के सेल का कुल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और जब सर्किट क्या होगा, क्लोज होगा, तो मैंने कहा कि सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। टर्मिनल वोल्टेज मैंने क्या कहा कि सर्किट क्लोज होना चाहिए, उस टाइम पे जो उसके इलेक्ट्रोड होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उनके बीच मिलने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है या एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम टर्मिनल कहते हैं। और जितने भी फॉर्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस किए वो एक नजर में यहाँ पे सारे के सारे दिए गए हैं। तो अभी तक आपने सेल का ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है वो समझ लिया है। अब हमें दो टॉपिक और पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इन पे हम अब फोकस करने वाले हैं। ये है सेल का श्रेणी क्रम और सेल का समांतर क्रम। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। देखिए, श्रेणी का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं, एक सेल है और उसका ये नेगेटिव टर्मिनल है, फिर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर नेगेटिव टर्मिनल है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल है, फिर नेगेटिव टर्मिनल, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। हर बार हम क्या करेंगे, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से वन बाई इनको हम अगर जोड़ते जाएं इस तरीके से, तो ये वाला कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, राइट। और पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक सेल हमने लिया, ये लिया पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिए पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमने दूसरा सेल भी लिया पॉजिटिव नेगेटिव, ये इंटरनल रेजिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव, फिर हमने तीसरा सेल भी लिया पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर हमने और लिए पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरीके से हम कितने भी सेल ले सकते हैं। सपोज दैट हम n सेल ले रहे हैं और इन सबको हम क्या करें, ये एक वायर पे यहाँ जोड़ रहे हैं और इनके नेगेटिव 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 इनको भी एक वायर पे जोड़ दे रहे हैं, यानी कि सारे पॉजिटिव एक साइड और सारे नेगेटिव एक साइड जोड़ते हैं। इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ सेल। ये दो प्रकार के कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड वैल्यूज हम फाइंड करेंगे। उससे पहले मैं कुछ और चीजें आपको बता रहा हूँ जो कि आपको एक एक करके याद रखनी है, और जब से आप पढ़ रहे होंगे ये सारी चीजें शायद आपको समझ में आ भी रही होगी। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो करंट की वैल्यू आई कांस्टेंट रहती है, यानी कि जितने भी सेल होंगे, ये उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसे होगा। करंट की वैल्यू जो है प्रत्येक सेल में कितनी रहने वाली, आई रहने वाली है। तो सीरीज में जो करंट होगा वो कांस्टेंट होता है, राइट। जब हम बात पैरेलल की करेंगे तो पैरेलल में करंट की वैल्यू सब में अलग, I1 I2 I3 I4 इस तरीके से होगा, लेकिन वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो दो चीजें अगर आप नोट कर सकें तो नोट ये करेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अभी इसी के लिए नहीं है, ये सब के लिए है कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, करेंट रिमेन्स सेम, राइट। करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, या हम ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट रहेगी, राइट। और दूसरा मैंने क्या कहा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी किसी में नहीं लिखा, ना सेल के लिए लिखा ना वो लिखा है, जो भी सर्किट बनेगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन कांस्टेंट रहेगा, यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूं मैं, वोल्टेज कांस्टेंट, राइट। तो ये आपको याद रखना है और इससे हमारे जो सर्किट बनाए जाते हैं घरों की, इसीलिए जो है हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे वोल्टेज की वैल्यू सबके लिए एक जैसी मिलती है। तो सारे बल्ब एक ही जैसे ग्लो करते हैं। अगर हम सीरीज में बनाएंगे उनको, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमने जो घर की वायरिंग है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कर दी है, तो उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज तो ज्यादा नहीं है पर डिसएडवांटेज बहुत सारे हैं। पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि उनमें से अगर एक भी खराब हो गया ना तो सारे के सारे जो है काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, कोई भी काम नहीं करेगा, सारे के सारे क्या बंद हो जाए, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। सीरीज का मतलब ये है कि बीच में से कट लग गया और बिल्कुल खत्म, राइट। दूसरा क्या होता है कि उनमें धीरे धीरे वोल्टेज की वैल्यू कम होती जाती, पहला ज्यादा ग्लो करेगा, बाद वाले फिर धीरे धीरे कम ग्लो करना स्टार्ट करेंगे।
क्लियर है? एडवांटेज में यही कह सकते हैं कि भाई आपका स्विच के खर्चे कम हो जाएंगे, एक ही स्विच लगेगा, ठीक है। अगर ऑन ऑफ करना है तो एक ही बार में आप ऑन ऑफ करेंगे तो सारे बंद हो जाएंगे। तो ये वाला जो सीरीज वाला कॉम्बिनेशन होता है, मैक्सिमम जो है लड़ियां आप दिवाली के टाइम पे आप देखते होंगे, उनमें ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। हालांकि उसमें भी दो तीन वायर लगाए जाते हैं, दो लेयर होती है उसमें, लेकिन उसमें सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए कभी कभी अगर एक बल्ब उसका खराब हो जाए तो सारे ही बल्ब काम करना बंद कर देते हैं, फिर उसको टेस्ट करके सही करना होता है, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फायदा ये है कि इसमें सारे के सारे जितने भी आपके अप्लायंसेस लगे होंगे सबको इक्वल वोल्टेज मिलता है। तो अगर बल्ब की बात करें तो सारे इक्वली साइन करते हैं या ग्लो करते हैं। और इसके अलावा प्रत्येक के लिए अलग अलग स्विच होता है। तो मान लो बाहर के कमरे वाला बल्ब नहीं जलाना चाहते हैं तो वो अपना बंद करें, अंदर वाले जलाना चाहते हैं तो वो खोलें। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन फायदेमंद है, और घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की ही होती है। ओके, तो हमने रजिस्टर का अभी तक कॉम्बिनेशन पढ़ा था, एक एक करके मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। तो उसी तरीके का यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना हमने, जैसे हमने बहुत सारे सेल लगाए, मान लो हमने एन सेल लगाए, एन का मतलब जैसे मान लो 4 सेल लगाए, तो हमारा क्वेश्चन ये आता है कि यार 4 सेल से हमको कितना ईएमएफ मिलेगा या कितना वोल्टेज मिलेगा। अगर हमने उनको सीरीज में लगाया है तो क्या रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सीरीज में जब लगाते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है? ऐड होती है। तो ये तो सारी चीजें आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ, पहले ही समझा देता हूँ, फिर एक साथ इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार मैं सीरीज कॉम्बिनेशन आपको दिखाता हूँ क्या होता है इस सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखिए, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, राइट। फिर ये है पॉजिटिव, ये क्या है? नेगेटिव। फिर ये है पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। मैं तीन ही दिखा रहा हूँ, डॉट डॉट कर दिया। मान लो एन सेल लगा दिया मैंने इस पे, ठीक है, ये लगा दिया। होगा क्या, इसका ईएमएफ जो है वो ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, ठीक है। आप चाहे आपकी बुक में, क्योंकि ई नहीं लिखा होगा, ये इप्सिलॉन नॉट लिखा है, ये भी इप्सिलॉन नॉट है, ये भी इप्सिलॉन नॉट नहीं है, इप्सिलॉन है केवल, ठीक है। क्योंकि वो हमारे एकदम ना बायोलॉजिकली होता है कि मुंह में छप गया है कि इप्सिलॉन नॉट बोलना है, तो वही बोल रहा हूँ मैं। तो ये हो गया इप्सिलॉन, इप्सिलॉन और इप्सिलॉन, इस तरीके से, राइट। अब ये किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज ऐड होता है, यानी कि पहला ऐड हुआ इप्सिलॉन, दूसरा भी इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन। अब ये कितने टाइम तक होगा? एन टाइम तक ऐड होगा। यहाँ पे कितना आएगा? एन ई आएगा। तो एन ई का मतलब एन इप्सिलॉन आएगा, क्योंकि मैं बार बार ई यूज कर रहा हूँ, जनरली हम ई पढ़ाते थे। तो इप्सिलॉन आएगा। कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं कि एन इप्सिलॉन क्यों आया। सिंपल सा एग्जांपल है, 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5, 5 टाइम है तो क्या करेंगे? 5 × 2 ही तो करेंगे। तो भाई यहाँ भी ऐसे ही हुआ, एन टाइम ये ऐड हो रहा है तो एन इंटू ई हो गया। बहुत सिंपल है। इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब जो टोटल ईएमएफ है वो एन ई हो जाता है, यानी जितने सेल सीरीज में लगाए गए होंगे उन सब का ईएमएफ जो है ऐड हो जाएगा और टोटल वैल्यू हो जाएगी एन ई। दूसरी बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, आर आर आर। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो ऐड होता है, यानी आर प्लस आर प्लस आर प्लस ये भी एन टाइम ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा? एन आर। अब बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना हो गया? एन आर। अब मान लीजिए इनके अक्रॉस हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन आर तो था ही और प्लस आर भी हो जाएगा, राइट। अगर मुझे करंट की वैल्यू चाहिए तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन इप्सिलॉन अपॉन एन आर और प्लस क्या हो जाएगा? आर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, राइट। आई की वैल्यू इस तरीके से आपकी बुक में दूसरे तरीके से निकाली गई है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन ये तरीका है सबसे इजीएस्ट वे। दूसरा क्या है कि मैंने यहाँ पे सारे सेल आइडेंटिकल लिए हैं। आइडेंटिकल का मतलब है सारे के सारे सेल का ईएमएफ इप्सिलॉन है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आर है। यहाँ पे अलग अलग भी हो तो कोई पंगा नहीं है, इसको इप्सिलॉन 1 2 3 4 तो नॉर्मल ऐड रहेगा, फिर हम एन ही नहीं लिख सकते ना, फिर जो होगी वैल्यू वो होगी। मान लीजिए एक 2 वोल्ट है, एक 3 वोल्ट है, एक 4 वोल्ट है, तो जितना आएगा उतना लिख लेंगे कैलकुलेशन में। लेकिन हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि यार क्या करें, कॉन्सेप्ट समझना है। ये आइडेंटिकल है तो भाई एन ही किया, आइडेंटिकल नहीं होंगे तो जितना सम आएगा उतना लिख लेंगे। तो ये आपके पास आई की वैल्यू आ गई। तो एक तरीका तो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा, एक्सटर्नल की ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। तो इसी पे यहाँ पे श्रेणी क्रम जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, फटाफट इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे लिए गए हैं, कितने सेल लिए गए हैं?
श्रेणी क्रम में 2 ही सेल ले रहे हैं, ठीक है। पहले सेल का धनात्मक ऋण, दूसरे सेल की ऋण, ये सब बता दिया है। और ये इप्सिलॉन इप्सिलॉन 2 ये भी बता दिया, R1 R2 ये भी बता दिया। कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें आपको समझा दी गई है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जो बुक दिया है उसके हिसाब से मैं मेथड बता रहा हूँ। वैसे मैंने आपको ये तरीका बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। पहले सेल के लिए ए बी के बीच में आप क्या निकालेंगे, विभवांतर। तो आपको पता है भाई, विभवांतर वी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इप्सिलॉन, ये माइनस कर दिया, इसमें से वैल्यू निकाल, ये जो हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, जिसको अभी तक हम वी कह रहे थे, टर्मिनल पोटेंशियल कह रहे थे, वही निकाला है। और ये पहले सेल के लिए है, तो ये और आई R1, आप देखिए आई की वैल्यू आई रही, ये R1 हो गया और ये इप्सिलॉन 1 हो गया। ऐसे ही BC के बीच में निकाला तो क्या हो जाएगा, सेकंड सेल आ गया भाई, उसके लिए इप्सिलॉन 2 होगा। अब फिर आई देखो, आई रहा, R2 तो कोई टफ थोड़ी नहीं है, ये हो गया। और फिर क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे या उनके बीच में कुल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला वो वी ए सी निकाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों को ऐड किया, यहाँ पे वैल्यू लिखी। और देखो, पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू लिखी। अब उसमें क्या किया, इप्सिलॉन प्लस इप्सिलॉन 1 और 2 को एक साथ ले लिया, माइनस आई को कॉमन ले लिया, R1 प्लस क्या किया R2। हम भी यही तो कह रहे थे कि जो टोटल EMF होगा वो ऐड होगा, जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो ऐड होगा। तो वही ऐड यहाँ पे भी हुआ है और इस तरीके से किया गया है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें इक्विवेलेंट क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो ए सी के बीच में हम क्या करेंगे कि भाई, अभी तक हमने 2 सेल लगाए थे। पहला सेल हमारा क्या था, ये पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था और बीच में रेजिस्टेंस था, राइट। फिर क्या था, पॉजिटिव था, फिर नेगेटिव था, ये था। अब हमने क्या किया कि ये 2 सेल नहीं लगाए हैं, इन 2 की जगह पे एक ही सेल लगाया है। यहाँ उसका पॉजिटिव है और यहाँ उसका नेगेटिव है, ये इस तरीके से। उसकी जो इक्विवेलेंट वैल्यू यानी कि जो EMF है वो इप्सिलॉन है, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको हम R इक्विवेलेंट कहेंगे, इस तरीके से। क्लियर है। तब क्या होगा, तब हम सीधे A से लेकर C तक कहेंगे। तो क्या होगा फॉर्मूला, इप्सिलॉन माइनस आई रहेगा और R इक्विवेलेंट रहेगा और ये भी इक्विवेलेंट रहेगा। तो वही तो यूज किया है, देखो ये और ये। तो यानी कि E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, उन दोनों का सम हो गया। R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, उन दोनों का सम हो गया। यानी कि जो इक्वेशन का पहला पार्ट है वो ऐड हो जाएगा और जो दूसरा पार्ट है वो R के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को भी आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। ये हो गया। तो कुल मिला के ये तो था केवल 2 सेल की बात थी। अगर n सेल होंगे तो इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा, उन सब का सम हो जाएगा, इप्सिलॉन 1 इप्सिलॉन 2 इप्सिलॉन 3 इस तरीके से। और डॉट डॉट ये, राइट। बाद में हम सिग्मा फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ऐसे ही जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसको भी हम सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, सिग्मा फॉर्म मैंने बहुत बार आपको सिखाई है लिखनी, एक बार फिर से बताऊं कैसे लिखते हैं। ये सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ये कब किया जाता है, आइडेंटिकल वाली जगह पे किया जाता है, राइट। तो देखिए, जैसे यहाँ पे RI लिखा है ना, तो I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही, 1 से, और कहाँ तक जा रही, N तक। तो इसका मतलब ये होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अप टू RN तक जाएगा, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये है इसका मीनिंग, और कुछ नहीं है। I कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और कहाँ तक जा रहा है, N तक। और I का मतलब है, I एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर N तक वेरी करेगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर सेल का हम क्या कर रहे हैं, सीरीज जैसा ही लग रहा है, लेकिन हमने ठीक उल्टे जोड़ दिए हैं। ये पॉजिटिव है और ये क्या है इसका नेगेटिव, और ठीक इधर से ये पॉजिटिव है और ये क्या है नेगेटिव है। यानी कि सेल हमने ठीक एक दूसरे के उल्टे जोड़ दिए, पॉजिटिव पॉजिटिव को मिला दिया और नेगेटिव बाहर की तरफ कर दिया, नेगेटिव नेगेटिव को मतलब ये कर दिया। इसमें क्या होगा, जो सेल ज्यादा EMF वाला होगा ना, उसकी इक्विवेलेंट करंट फ्लो करेगी। अगर मान लीजिए ये है 10 वोल्ट का और ये है 8 वोल्ट का, तो ये इफेक्टिव हो जाएगा 10 माइनस 8 वोल्ट हो, यानी 2 वोल्ट का करंट ठीक इसके पॉजिटिव से इसके नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो जो ज्यादा होगा उससे आपने दूसरे वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो प्रैक्टिकली इसको सीखने की कोशिश करें। यहाँ पे फॉर्मूला नेगेटिव किया गया है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम चलते हैं आज का जो लास्ट टॉपिक है, सेल का समांतरकरण या पैरेलल संयोजन। बहुत जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन पे आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया है और मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा का पूरा समझाया है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, जो करंट था उसकी वैल्यू फिक्स थी। पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है। उसी के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे हम करंट जो वेरी करता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाया गया है, राइट। यहाँ पर हम अगर मैं थोड़ा सा इसमें भी पहले अलग तरीके से आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। मान लीजिए ये एक सेल है पहला वाला,
पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरा सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, और ये तीसरा सेल, तीन ही सेल पे दिखाता हूँ, फिर आप समझ जाना एन सेल के लिए, राइट। आर आर आर, और ये इप्सिलन इप्सिलन और इप्सिलन, और इन तीनों को हमने किस में लगा दिया है, ये इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया जिसको आर कह रहे हैं, यहाँ पे की ले ली, इस तरीके का हमने एक सर्किट बना दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों सेल पैरेलल में है, तो इनका जो टोटल EMF होगा वो इप्सिलन ही आएगा, राइट। यहाँ पे सबके रेजिस्टेंस किसमें है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो ये जितने लगे होंगे वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए n है तो n/R हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो कितने टाइम, n टाइम, तो n/R, और ये इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है ना, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R/N, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो n टाइम डिवाइड हो जाएगा। बहुत प्रैक्टिकली भी समझो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि फिजिक्स रटने का विषय नहीं है, समझने का है भाई। R रेजिस्टेंस है, और जो पैरेलल है, पैरेलल में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती, कितनी कम होगी, R टाइम कम हो जाएगी, यानी R/N हो जाएगी ये। और ये देखो, ये हमने फॉर्मूले के हिसाब से किया, तब भी R/N क्या आया, N आया। क्लियर हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो जैसे हम वहां पढ़ रहे थे वैसे यहाँ भी पढ़ेंगे। पहला वाला R है, इसके साथ किस कॉम्बिनेशन में, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके साथ ये सीरीज में, क्योंकि ये सब के सब एक बन गए हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे, और उसके बाद वो R के साथ सीरीज में, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, R/N। इसको सॉल्व करेंगे तो NR प्लस R/N होता है, राइट। और फिर I की वैल्यू निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू EMF अपॉन, और इस वैल्यू को रख देंगे NR प्लस R/N, ये N ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा N इप्सिलन अपॉन NR प्लस R। तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट तरीके से आप फॉर्मूले निकाल सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। यहाँ पे जिस मेथड से निकाला गया उस मेथड पे ही हम बात करेंगे, क्योंकि आपने फाइनली इन नोट्स को पढ़ना है और अपनी बुक को भी ध्यान में देना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैल्यू चेंज होगी वो होगा करंट की वैल्यू, तो एक में I1 करंट है, दूसरे में I2, क्योंकि दो ही सेल है, अगर ज्यादा लिए होंगे तो I1 I2 I3 इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज यहाँ पे आएंगे, राइट। पहले सेल के लिए फिर से पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैल्यू बदल गई है, किसकी, I1 R1 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम जब दूसरे सेल के लिए लेंगे, यहाँ पे होगा, तो उसके लिए इप्सिलन IR2 हो जाएगा, ये V की वैल्यू निकली। और अब हम इनसे क्या निकालेंगे, करंट, तो करंट के लिए I1, फिर क्या हो गया I2, और I1 की वैल्यू पहले इक्वेशन से, अब ये हो सकता है कोई बच्चा का यार कैसे निकली वैल्यू, तो उसको मैं बता दूं, पहले आपने क्या निकाला, V इज इक्वल्स टू इप्सिलन माइनस I1 R1, तो यहाँ से निकालनी है वैल्यू I1 की, I1 की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, ठीक है, इस साइड से यहाँ गया, और फिर इस साइड, यानी कि इप्सिलन माइनस V, और फिर अपॉन क्या हो जाएगा R1, तो यही यहाँ पे लिखी भी गई है। तो इस तरीके से पहले की फिर दूसरे की, फिर ऐड किए, तो ये दोनों का ऐड इधर हुआ, फिर V कॉमन लिया, इधर ऐड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू एक साथ, ये वाली वैल्यू एक साथ, ये रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट है और ये EMF का इक्विवेलेंट है, इन वैल्यूज को ले लिया, ओके। और फिर यहाँ पे हमने कहा कि यदि ये समतुल्य V1 V2 के बीच में एक है, इक्विवेलेंट की वैल्यू रखी, तो ये इक्विवेलेंट किसका आया है, EMF का, और ये इक्विवेलेंट किसका है, रेजिस्टेंस का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आप चाहें तो अलग अलग इंडिविजुअली करें, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के जितने भी रेजिस्टेंस है उनका इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है, और ये है। तो यहाँ पे आप इसके बजाय ये भी रख सकते हैं याद, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये भी रख सकते हैं आप याद, फॉर एन सेल। और इसमें आप क्या याद रखेंगे, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे ये इप्सिलन नॉट अपॉन R1 प्लस इप्सिलन नॉट अपॉन R2 प्लस, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीके से, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आएंगे उनको आप अच्छे तरीके से इसमें कर सकते हैं। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्विवेलेंट किसकी वैल्यू आई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आई, और ये किसकी वैल्यू आई, इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू आई। ये मैंने कहा भी था, इप्सिलन नॉट अपॉन R1 इप्सिलन नॉट अपॉन R2, इस तरीके से आगे बढ़ाओ, इप्सिलन 3 अपॉन R3 और सो ऑन। तो जितने भी उसमें रेजिस्टेंस लगे होंगे, जितने EMF के सेल लगे होंगे, वो सारे वैल्यूज इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर जो इसकी मुख्य बात है, समांतर क्रम में करंट की वैल्यू ऐड होगी, समतुल्य जो प्रतिरोध होगा वो ये होगा, और जो समतुल्य या इक्विवेलेंट क्या होगा, EMF होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी,
चले जा भाई, ऊपर चले जा। ये हो गया। ओके, वो होगी इप्सिलॉन अपॉन R1 प्लस इप्सिलॉन अपॉन R2 और इस तरीके से फाइनल। तो एनसीईआरटी क्लास 12th की जो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 है उसके हिसाब से इस तरीके का मैटर दिया गया था, जिसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। नोट्स जब मैं कल की क्लास लूंगा उसके बाद आपको फाइनली ग्रुप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। जिन बच्चों ने लाइव क्लास नहीं ली है वो यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया जाएगा इसके बाद, क्योंकि वीडियो आज लाइव नहीं हुआ है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के लॉ हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह पूछे जाते हैं। तो कल हम इन पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।